हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के सारे फार्मूलाज, वो चैप्टर वाइज। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारे फार्मूला जानने के बाद आप सारे क्वेश्चन तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आपके एग्जाम में जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है। 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं अगर सारे चैप्टर्स के फार्मूलाज आपको पता हैं तब, डायरेक्ट फार्मूलाज। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने फार्मूलाज के बारे में। पहला चैप्टर है अपना रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में देखिए हमको क्या जानना जरूरी है, रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर अगर आप उसे एक्सप्रेस कर पाते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में तो वो नंबर आपका रेशनल नंबर होता है। जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक, ये तो आप सभी बच्चों को पता होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड वाला पॉइंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है आप लोगों को, देखिए ये सेकंड वाला पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी कि जो आपका रेशनल नंबर होगा, लाइक जैसे आपका हो गया 1/2, ये एक रेशनल नंबर है, तो 1/2 को आपको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो 0.5 क्या हो गया, वो आपका टर्मिनेटिंग हो गया, ना। लेकिन कोई नंबर ऐसा आता है ना कि 1.3333 चलता रहता है, तो वो क्या हो जाता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रिपीटिंग होता है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ वो रिपीट करता रहता है, वो हमारा होता है रेशनल। लेकिन वहीं पर अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी हो तो वो होता है इरेशनल। बस ये वाला कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, इससे ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फिर अपना एक क्वेश्चन और बनता है, मतलब एक फॉर्मूला और बनता है, ये है आपका LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आता है हर बार। ये 3 फॉर्मूलाज आप जानेंगे, इसके यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अगला चैप्टर का फॉर्मूला देखते हैं। अगला चैप्टर है अपना पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर है ये। अब सेकंड चैप्टर में जो पॉलिनोमियल होता है, देखिए पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म मैंने आपके लिए लिख के रखा है। बता दूं मैं आपको कि जनरल फॉर्म जो है ये पूछा नहीं जाता है, बस आपके पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। अब पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 0, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर बात करें वहाँ पर जैसे कि आ गया px इक्वल टू 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, कोई नंबर आ गया तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब उसके बाद बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल मतलब समझ रहे हैं आप कि अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 1, यानी कोई भी आपका पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होती है। अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया है तो आप उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि px इज इक्वल्स टू ax प्लस b। यहाँ पर x की पावर आप देख रहे हैं कितनी, 1 है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर बात करेंगे हम, देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है तो इसके लिए क्या एग्जांपल हो जाएगा हमारा। देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा जनरल, हम देखिए जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप इसके प्लेस पे कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पे 3x² प्लस 4x प्लस 5, ऐसे ABC आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनके प्लेस पे आप नंबर लिख सकते हैं। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आपका सेम ऐसे ही बन जाएगा, लाइक अगर हम इसमें लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इन सबके आगे px रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, इनके आगे px आप लगा सकते हैं ऐसे क्यूबिक। ओके ठीक है, तो आप क्यूबिक भी समझ गए होंगे। अच्छा अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे, देखिए अगला है अपना जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल कब होगा, देखिए कैसे होगा। तो रियल कांस्टेंट इज सेड टू बी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px इन x इफ pk इक्वल टू 0। लाइक जैसे आपके पास ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, इसमें अगर आप x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, कोई एक वैल्यू पुट करते हैं, जो वैल्यू गिवन होगी आपके क्वेश्चन में, अगर उसको पुट करते हैं और सारी वैल्यू पुट करने के बाद क्या होता है, आंसर 0 आता है, यानी px की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है, तो आप उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, डिग्री 4 हो जाती है आपके पॉलिनोमियल की, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नीचे आता है, देखिए ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल में आपके पास 2 रास्ते होते हैं, एक होता है ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपका क्या होता है, मतलब कि उसका रिप्रेजेंटेशन ax प्लस b, और क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। अब देखिए जैसे कि मैं इसी का पार्ट है ये अपना, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये 2 आपको ग्राफ दिख रहे होंगे, ये क्या है, पैराबोलाज है। अब पैराबोलाज में आपके पास देखिए क्या, जब आपका a जो होगा 0 से बड़ा होगा, यानी कि a इज ग्रेटर देन 0, तब आप इसको अप साइड में बनाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ खुला बनाएंगे। लेकिन जब a लेस देन 0 हो जाएगा तो आप इसको नीचे की तरफ बनाएंगे। इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अच्छा अब आता है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बिना तो कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर आएगा।
अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं, एक है सम ऑफ जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है देखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। सभी बच्चों को ये लर्न होगा। उसके बाद होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है देखिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इनकी हेल्प से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूला भी पूछे गए हैं। तो ये भी अपना कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर में। अपना अगला चैप्टर है थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्म होता है, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो पेयर के फॉर्म में जो हम लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इसी को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि एक होता है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसी को लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी दो फॉर्म बना दिए हैं, तो ये पेयर बन गया। तो हमारे पास जब भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हमको पेयर के फॉर्म में ही मिलेंगे और हमको सॉल्व करना होता है, वो आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या होता है देखिए आपका अगला, अलजेब्रिक मेथड। तो जो हम अलजेब्रिक मेथड होता है ना, उसमें दो फॉर्मूलाज होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इनके बिना तो आप सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आप इस मेथड से करिए, कभी कभी आता है एलिमिनेशन से करिए। तो ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब जो ग्राफिकल अपना मेथड होता है ना, उसमें देखिए समझिए, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% मैं बता रहा हूँ और देखिए आएगा भी और हर साल आता है। क्या क्वेश्चन आता है समझिएगा। ग्राफिकल मेथड के 3 केसेस होते हैं पॉसिबल। कौन कौन से केस होते हैं देखिए, थोड़ा ऊपर कर लें फिर बताएं आपको, एक साथ समझ में आएगा अच्छे से। हाँ ठीक है, दिख रहे हैं आपको सारे के सारे केसेस। अब 3 पॉसिबल केसेस में समझिएगा। पहला केस ये होता है कि अगर 2 लाइन्स आ रही हैं आपकी, जैसे कि मान लीजिए एक लाइन आपकी इधर से ऐसे पास हो रही है और एक लाइन आपकी इधर से ऐसे पास हो रही है, और ये जो दोनों लाइन्स है ना, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर क्या सिर्फ एक ही तो कोऑर्डिनेट बनेगा, बस बिल्कुल एक कोऑर्डिनेट बनेगा। और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उस केस के लिए हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इस वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होती है, या तो आपको कंसिस्टेंट बोलेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन बोलेगा, ठीक है, या तो 2 लाइन्स इंटरसेक्ट बोलेगा, ठीक है। तब ये तीनों चीज़ बोल सकता है। कोई भी एक पॉइंट मिलेगा तो आप हमेशा ये लगा देंगे, ओके। आपको लगाना ये वाला होता है, लेकिन पहचानने के लिए ये टर्म्स मैं बता रहा हूँ आपको। उसी तरीके से सेकंड केस क्या है, इफ़ द 2 लाइन्स आर पैरेलल। अगर दोनों लाइन आपकी पैरेलल चली गई, पैरेलल का मतलब होता है कि एक लाइन ऊपर से ऐसे पास हो गई और सेकंड नीचे वाले भी सेम ऐसे ही पास हो गई, मतलब ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल लाइन से। तो पैरेलल लाइन के केस में आपको क्या, नो सॉल्यूशन होगा आपका, ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा और ये इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ये वर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ ये ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं तो आप हमेशा ये वाला अप्लाई करेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ओके। अब थर्ड वाले केस में देखते हैं। थर्ड वाला केस है इफ द 2 लाइन्स आर कोइंसाइड ईच अदर। कोइंसाइड का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक लाइन आपकी ये जा रही है, ठीक है ना, और इसी के ऊपर से एक लाइन और पास हो गई, यानी कि ओवरलैप हो गई, एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन पास हो गई, ओवरलैप करी, कोइंसाइड कर गई, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये 3 केसेस हैं जो आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे तो हर बार फॉर्मूला बनता है और मतलब कि क्वेश्चन बनता है, और की वैल्यू वाला जो क्वेश्चन है यहीं से बनता है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अगला अपना चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। यहाँ पर a b c जो आपके रियल नंबर्स हैं। नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे तो यहाँ पर जो d है ना, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, ओके। तो यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं। 3 केस बनते हैं कि अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है, एक बार 0 के इक्वल आती है और एक बार 0 से कम आती है। तो इन तीनों केसेस को ना हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बस, ठीक है, यही है इस चैप्टर में। तो देखिए b² माइनस 4ac, यानी कि d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, पॉजिटिव आती है, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, ओके। अगर d की वैल्यू 0 आती है सॉल्व करने पर तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, और d की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो नो रियल रूट्स होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। एक मैंने कहा था पीछे पॉलीनोमियल वाला क्वेश्चन, और एक यहाँ पे, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने पक्का, एक वहाँ से एक यहाँ से, तो 2 मार्क्स कन्फर्म है। और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे बच्चे श्रीधराचार्य रूल से भी जानते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है,
ये आप देख पा रहे हैं ना नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इसे लर्न करके रखिए, कभी कभी सिर्फ यही पूछा जाता है, राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 1 मार्क्स। अगले चैप्टर अपना 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है an प्लस माइनस an और d। डिफरेंस जब भी हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस है, d को यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पर तो जनरल टर्म होता है, जो जनरल एपी होता है वो होता है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन चलता रहता है। और जो इसका जनरल टर्म होता है एपी का nth टर्म के लिए वो होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आपका an जो है nth टर्म है, a आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, n है नंबर ऑफ टर्म्स और d आपका कॉमन डिफरेंस है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद आप nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे, अगर उसमें आपको लास्ट टर्म पता है, अगर आपको लास्ट टर्म पता है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। उसके बाद आप मिडिल टर्म्स की बात करते हैं, यहाँ पर मिडिल टर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिडिल टर्म में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देखिए मिडिल टर्म में आप यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास जो मिडिल टर्म होता है पेयर का वो ऑड है, यानी कि आपके पास एक सीरीज़ दी गई है उसमें आपके टर्म्स जो है वो ऑड हैं। अगर ऑड आते हैं तो आप n प्लस 1 अपॉन 2 एथ टर्म निकालेंगे, उस टर्म के हिसाब से फिर सीरीज़ में जो भी आएगा उसको निकाल देंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो टर्म्स हैं वो इवन है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, देखिए उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म, इन दोनों टर्म को निकाल लेते हैं और इससे हमको निकल के आया था अपना मिडिल टर्म, ओके। फिर सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स के लिए एक फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये आपका सम का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर लास्ट टर्म पता होता है तो हम लिखते हैं s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो ये फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। अगला फॉर्मूला क्या है इसका, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये बनता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन में 2। ये आपका सम होता है आपका नेचुरल नंबर्स का, तो डायरेक्ट पूछा जाता है और फॉर्मूला भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे पास अगर कुछ टर्म्स दे रखे होते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है कि 3 टर्म दिए रखे होते हैं और उसमें से हमको निकालना होता है कि इसका मीन कितना होता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इन एन एपी इज गिवन दैट, अगर हमारे पास देखिए कुछ नंबर्स है, जैसे हम बोलते नहीं है वहाँ पे क्वेश्चन में कि 3 नंबर है उनका सम कितना होता है, 3 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, तो आप इन नंबर्स को लेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज कैलकुलेशन आपकी लंबी हो सकती है। आप a माइनस डी ए और a प्लस डी, अगर इन नंबर्स को आप लेट करते हैं, 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है, 3 नंबर्स लिए गए हैं, उसमें 4 नंबर लिए गए तो आप ये लेंगे, 5 नंबर लिए गए तो ये लेंगे। इससे होता क्या है ना, कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, अदरवाइज अपनी मर्जी से भी आप कोई नंबर लेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर में चलते हैं। अपने चैप्टर 6 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम देखते हैं सबसे पहला फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला। अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं a और b और उनके कोऑर्डिनेट्स है a1 x1 y1 x2 y2 और उनके बीच के डिफरेंस d है, तब हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, उनके बीच जो डिस्टेंस होती है वो निकाल सकते हैं हम लोग x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ऊपर से उसको क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर अगर आपने लिख रखा है पहले इसको x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। फिर अपना सेकंड फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेट किया किसी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से निकालते हैं तो सेम आप डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें होता क्या है कि आपके जो 2 कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो आपके 0 हो चुके होते हैं, 2 वैल्यूज़, यानी कि अब देखिए ऊपर वाले में ही मैंने डिस्टेंस फार्मूला में ही लगा दिया ये ऑरिजिन से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस, आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लेना बच्चों, हर साल एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछा जाता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए d इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है अपना सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला में क्या आता है, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा ऊपर दिखाते हैं इसको, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब देखिए सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, सेक्शन फार्मूला में भी वही है, 2 पॉइंट आपके पास होंगे, एक कोई सा भी पॉइंट है आपके बीच में, लेकिन वो बिल्कुल बीच में नहीं है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर भी है, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स आप देख ही रहे हैं कि x1 y1 x2 y2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि a से लेकर के p तक की डिस्टेंस जो है वो m1 है और p से लेकर b तक की डिस्टेंस m2 है और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो है x y, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसके कोऑर्डिनेट की x की वैल्यू निकालनी होगी तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और यहाँ पर अगर y की वैल्यू निकालनी होगी आपको तो आप लगा देंगे y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, और दोनों को साथ में लिख देंगे तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा, यही इसका फॉर्मूला है। अच्छा ठीक है, देखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है। सेम आपके पास एक क्या है, 2 पॉइंट हैं आपके पास, लेकिन इसमें एक शर्त है। मिड पॉइंट का मतलब है कि ये जो पॉइंट हमने ऊपर लिया था ये बिल्कुल बीच में नहीं था, लेकिन इसमें बिल्कुल बीच में होगा, मिड में ही होगा, मिड में होगा, इसका मतलब m1 और m2 आपके सेम होंगे, ठीक है। अब क्या होगा
कि यहाँ से जब आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, देखिए x1 प्लस एक्स टू अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। बस इनकी प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे इन कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़। उसके बाद हम अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर इसके सेंटर के आपको निकालने पड़े कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, x1 प्लस एक्स2 प्लस x3 अपॉन में 3 और यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ये लर्न होगा तो आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, नहीं तो घूमते रहेंगे चारों तरफ। समझ गए आप? तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 जो अपना है वो है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में देखिए क्या होती है, एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है बीपीटी। सभी बच्चों को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है ना, इसकी प्रूविंग आनी चाहिए, बहुत चांसेस है एग्जाम में आने के, ठीक है। तो इसको आपको लर्न कर लेना है अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस कर लेना है, ये आती है। और यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या होता है ये भी पूछा जाता है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये। उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है। अच्छा देखिए, पहले बता देता हूँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में होता क्या है। इसमें यह बताया गया है कि अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल लाइन जब ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर जिन पॉइंट को ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से इनका जो रेशियो होता है, इनकी साइड का जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ऐसा बताया जाता है। यही होती है आपकी बीपीटी थ्योरम, ठीक है। अब इसका कन्वर्स देख लेते हैं। तो कन्वर्स में क्या बताया जाता है, कन्वर्स में बोला जाता है कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो पॉइंट जो बीच में लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं ना, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, इस सेगमेंट को देखते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ से अगर इनका रेशियो सेम आ रहा है तो ये जो लाइन होगी ना, ये इसके पैरेलल होगी किसी भी साइड के, यानी कि ये साइड के पैरेलल हो जाएगी। ऐसा कन्वर्स ऑफ बीपीटी में बताया जाता है। दोनों के स्टेटमेंट जो है ना आपको आने चाहिए बच्चों, ठीक है। फिर नीचे है आपका पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हर एक बच्चे को पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे फॉर्मूला देखते हैं इसके, और ट्रायंगल के और भी फॉर्मूलाज हैं। अब अपना जो अगला फॉर्मूला आता है वो आता है सिमिलैरिटी के बेसिस पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल्स, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। देखिए, पहला होता है अपना एसएस सिमिलैरिटी, यानी ट्रिपल साइड सिमिलैरिटी। इसके लिए क्या होता है, दो ट्रायंगल फॉर्म कर रखे हैं हमने, एबीसी और पीक्यूआर। यहाँ पर इसकी साइड देखिए AB अपॉन PQ, और फिर है आपका कितना BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, यानी इनकी साइड का जो प्रोपोर्शन है ना वो इक्वल होता है, ठीक है ना। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तीनों साइड का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है। तो यहाँ पर ट्रिपल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए हैं। सिमिलर मतलब होता है कि उनका जो प्रोपोर्शन है वो एक जैसा है, हालांकि उनका जो साइज़ होता है वो एक जैसा नहीं होता है, साइज़ में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन जो उनके बीच का रेशियो है ना उनकी साइड का, वो हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। सेकंड अगर हम देखते हैं तो सेकंड हमारा हो जाता है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास देखिए साइड एंगल साइड का मतलब एक साइड फिर एंगल फिर साइड, यानी कोई भी दो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, कहाँ गया AC अपॉन PR, और बीच वाला ये एंगल, ठीक है, यानी साइड एंगल साइड, ये आपकी यहाँ पर क्या हो गई, सिमिलैरिटी हो गई साइड एंगल साइड से। इस तरीके से ये ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR हो गया। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं अगला है आपका एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर एंगल एंगल सिमिलैरिटी में आप देखेंगे तो दो एंगल यहाँ पर है, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए आपस में तो जाहिर सी बात है थर्ड वाला भी इक्वल होने वाला है। तो इसको हम चाहे एंगल एंगल सिमिलैरिटी बोले या फिर एंगल एंगल सिमिलैरिटी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट केस आता है अपना बच्चों RHS सिमिलैरिटी। RHS की देखिए एक शर्त होती है, शर्त ये होती है कि यहाँ पर देखिए एक एंगल तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, वो आपके पास है C=R, ओके। उसके बाद क्या होता है कि एक हाइपोटेन्यूज जो होता है उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है AB अपॉन PQ, ये रेशियो दिया गया है। उसके बाद आपका चाहे बेस के साथ हो चाहे परपेंडिकुलर के साथ हो, एक रेशियो इक्वल हो जाए, बस यहाँ पर आपकी लग जाती है RHS सिमिलैरिटी। तो इस तरीके से इतने रूल आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 8 सर्कल्स। सर्कल्स में देखते हैं हमारे पास यहाँ पर दो थ्योरम है बच्चों। एक थ्योरम ये है कि अगर हम द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है आपने और उसकी रेडियस को उस टेंजेंट से मीट कराते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगा। एक थ्योरम आपकी ये हो गई। दूसरी थ्योरम क्या है आपकी, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर बाहर से यानी एक्सटर्नल पॉइंट आपके पास कोई है और आप उससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो जो दोनों टेंजेंट होंगे ना वो इक्वल होंगे, ये आपको बताया गया है, ठीक है। ये दोनों थ्योरम्स हैं, आपको आनी चाहिए, दो ही थ्योरम है यहाँ पे और ये थ्योरम आपको अच्छे से आनी चाहिए। तीसरी बात जो बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी देखिए, जो लेंथ होती है इस टेंजेंट की, अगर बात करें यहाँ से जो PQ या फिर PR की जो लेंथ होगी उसके निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होगा OP² माइनस R²। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसको अगर हम ज्वाइन कराते हैं तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और वहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस, तो ये पाइथागोरस की बात है, ठीक है।
फिर अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे कि अगर हम बात करें आपसे कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो वो होंगे 2। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। फिर कहा जा सकता है कि आपसे कि एक टेंजेंट के मान ली एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच कर सकता है, तो वो एक ही पॉइंट पे टच करेगा। फिर बात करते हैं क्या हमारे सर्कल के अंदर लाई कर रहा है कोई पॉइंट, तो क्या वो टेंजेंट ड्रॉ कर पाएगा, तो वो टेंजेंट नहीं फॉर्म कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह के केसेस पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो अगला जो चैप्टर है वो अपना है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके सारे फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एक्सरसाइज आती है आपकी इस बेस पे आती है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर कुछ टर्म्स आते हैं, साइन है, कॉस है, टैन है, और उनके अपोजिट होते हैं कॉसेक है, सेक है और कॉट है। तो इनकी जो वैल्यूज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे साइन, कॉस, टैन की वैल्यू मैं कहता हूँ आप लर्न कर लीजिएगा, बाकी इनके रेसिप्रोकल्स हैं उनकी वैल्यू आपको अपने आप लर्न हो जाएगी। लाइक साइन की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर देखिए, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिस एंगल से आप देख रहे होते हैं ना, उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, और नीचे वाली जो बची कुची साइड है वो होती है बेस। यही 3 साइड होती है यहाँ पर। तो इन पे हमको क्या बताना होता है, इनकी वैल्यू। जैसे साइन ए यहाँ से देख रहे हैं आप, तो ये पी हो जाएगा, ये एच और ये बी हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच। कॉस क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ए यहाँ से देख रहे हैं, तो बी कॉस क्या होता है, बी बाई एच। टैन क्या होता है, पी बाई बी। आपको ये लर्न होना चाहिए, तभी आप इसकी वैल्यूज आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये फॉर्मूला से आपको आने चाहिए। उसके बाद टैन ए का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस है, और कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन है। ये प्रॉपर्टी अलग से है, इसको आपको आना चाहिए अच्छे से। पाइथागोरस थ्योरम सभी बच्चों को आती होगी, ठीक है। उसके बाद सब इंपॉर्टेंट जो है ना स्क्वायर्स मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं। देखिए यहाँ पे 11 से लेकर के 30 तक आप लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में आपका टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ से बचने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नीचे हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो एंगल, सभी बच्चों को एंगल लर्न होने चाहिए। देखिए मैंने तो ट्रिक भी बताई बहुत बार लर्न करने की बच्चों को, ठीक है, और काफ़ी बच्चों को तो लर्न भी होगा। देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ना 0, 30, 45, 60 और 90, तो यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉसेक से कॉट, इन सब की वैल्यू जो है आप बड़ी आसानी से लर्न कर लेंगे। वैसे मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। देखिए साइन की जो वैल्यू है सिर्फ आप लर्न कर लीजिएगा, सिर्फ साइन की। तो साइन की वैल्यू आप सिर्फ लर्न कर लेंगे, तो कॉस के देखेंगे जस्ट साइन का ऐसे साइन रखिए ना, तो इसको उल्टा कर देंगे, ऐसे ट्विस्ट कर देंगे, तो कॉस की वैल्यू बन जा रही है। फिर टैन निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, साइन अपॉन कॉस को टैन की जिस वैल्यू को भी निकालना हो उसकी साइन और कॉस की रेशियो निकालेंगे, तो कॉट टैन आ जाएगा। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो आपको कॉट मिल जाएगा। फिर जो ऊपर साइन निकाला था, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक मिल जाएगा। फिर कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। 2 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है बच्चों, वहाँ पे आप समझ लीजिएगा। या वैसे भी वाला वीडियो जो है थोड़ा लेंदी होने वाला है, हो जा रहा है, क्योंकि हमने सारे चैप्टर के फॉर्मूले एक ही वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप अलग से देख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, अब ये जो आइडेंटिटीज़ है ना, इससे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है और कंफर्म यहीं से आता है। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ना, यानी कि इतने फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए बस। देखिए 3 आइडेंटिटी होती हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब इसको आप और क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यानी कि एक आइडेंटिटी के 2 और फॉर्म है। अगर आप ऐसे लर्न करेंगे ना, तो कोई भी फॉर्मूला आप मतलब कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक, अदरवाइज आपको दिक्कत करेगा हमेशा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर है। अब यहाँ से आप अगर टैन स्क्वायर ए निकालेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से सेक स्क्वायर को निकालेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सिमिलरली जैसे ऊपर वाले में किया, वैसे ही आप यहाँ से भी 2 तरीके से 2 वैल्यू निकालेंगे बस। यानी कि ये आइडेंटिटीज है, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद कुछ हमारे पास रेसिप्रोकल्स है जो पता होने चाहिए आपको। साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का होता है 1 अपॉन साइन थीटा। उसी तरीके से कॉस थीटा का होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक का होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब टैन की बात करते हैं नीचे, तो टैन होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा। और टैन थीटा आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, और कॉट थीटा आपका इसका अपोजिट यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। तो अगर इतनी प्रॉपर्टीज आप ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो चलिए इसके फॉर्मुलाज देखते हैं। पहला फॉर्मूला अपना हो जाएगा एरिया ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर। ये आपका एक सर्कल है और यहाँ पर इसकी रेडियस है, तो अगर रेडियस ये है तो इसका जो अपना एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, अगर इसको हम हाफ कर दें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अगर इसका 4th पार्ट का एरिया निकाले तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। तो ये तो बहुत ईजी वाले फॉर्मूलाज हो गए जो कि सभी बच्चों को आना चाहिए, बेसिक है अपना, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ अ रिंग, अगर रिंग का निकालना है तो हमारे पास इस तरह का एक सर्कल होगा, उसके बाद फिर एक और सर्कल और होगा, यानी कि 2 सर्कल होंगे। और रिंग निकालना है तो इसका मतलब बीच वाले का निकालना होगा। तो इसमें हम करते क्या है, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए स्मॉलर सर्कल, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो अपना ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है।
पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल तो वो होता है आपका पाई आर प्लस 2r। लेंथ ऑफ आर्क ए बी, अगर आप देख रहे हैं आर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो आपका दिख रहा है सर्कल, इसमें जो ये वाला ए बी पार्ट है ये एक आर्क है। अगर इसकी आप लेंथ निकालना चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला निकलेगा 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। फिर लेंथ ऑफ अ मेजर का आर्क, अगर मेजर आर्क निकालना है तो देखिए नॉर्मल तो आपने ये निकाल लिया, लेकिन अगर आप मेजर आर्क चाहिए ना तो 2 पाई आर में से आप इसको माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ आर्क को, तो आपको मेजर आर्क मिल जाएगी। ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, देखिए ये आप देख रहे हैं, दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, तो इसमें जो ओ ए सी बी दिख रहा है ये एक सेक्टर है, एक रेडियस के थ्रू जो भी कवरिंग पार्ट है ना इसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो इसका अगर एरिया निकालना होता तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है। अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना होगा तो हम टोटल एरिया जो होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, उसमें से इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो अपना निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दो और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है हमारे पास। एक है आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर सेगमेंट की बात करते हैं ना तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। इसे लर्न कर लीजिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा सेगमेंट माइनर सेगमेंट तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दीजिएगा और आपका आंसर निकल आएगा। उसके बाद आता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, देखिए टोटल सर्कल का जो एरिया होता है उसमें से आप अगर इस एरिया को माइनस कर देंगे, टोटल एरिया को जो आपने निकाला भी माइनर सेगमेंट वाले को, तो आपको निकल के आ जाएगा ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको आने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला फॉर्मूला अपना सिलेंडर का है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका सी एस ए क्या होता है, सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आपको जो सी एस ए था ना उसमें आप ऊपर एक सर्कल दिख रहा है नीचे एक सर्कल दिख रहा है, दोनों के एरिया ऐड कर देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। उसको सॉल्व करेंगे तो इतना बन जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है। स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये आपके पास स्फेयर दिख रहा है। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस यही इसके दो फॉर्मूलाज हैं, लर्न कर लीजिएगा आप। देखते हैं अगला। यहाँ से सारे फॉर्मूलाज आपको सभी के सभी फॉर्मूलाज आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। हेमिस्फेयर का जो फॉर्मूला होता है यानी कि स्फेयर का आधा हेमिस्फेयर, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका टी एस ए होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। फिर बात करते हैं कोन के बारे में। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, एच हाइट है, स्लैंट हाइट एल है और आर इसकी रेडियस है। सी एस एस का हो जाएगा पाई आर एल और टी एस ए हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और स्लैंट हाइट अगर निकालनी होगी तो यहाँ पर आप लगा लेंगे पाइथागोरस, जिससे बनेगा आपका ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे अगला फॉर्मूला है आपका क्यूब का। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड सेम होती हैं और टोटल 6 सरफेस होते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, a यहाँ पर एक साइड है तो साइड का क्यूब होता है। ठीक है। लेटर सरफेस एरिया क्या होता है 4a स्क्वायर और डायगोनल्स का क्या होता है √3 इंटू साइड। साइड को यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है। और क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH। इसका सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया अगर बात करी जाए तो हो जाता है आपको 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। और अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं यहाँ पर हम, लेटरल सरफेस एरिया तो वो होता है आपका 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। और डायगोनल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। इस तरीके से सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूलाज भी आपने देख लिए हैं। ये सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए, डायरेक्टली भी कभी कभी पूछ लेता, सिर्फ आप फॉर्मूला बताइए। समझ गए आप। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला चैप्टर है अपना 13 स्टैटिस्टिक्स। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं मीन के फॉर्मूलाज। हमको इसमें समझना है मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले हमने मीन के सारे फॉर्मूलाज लिख के रख लिए हैं। देखिए मीन क्या होता है, अगर आपके पास रॉ डेटा होता है तो आप निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और उसके नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको आप डिवाइड कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपके पास वैल्यू आती है। यहाँ पर जो आपको सिग्मा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स। सभी टर्म्स को आप सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ देते हैं, सम कर लेते हैं, तो उसको सिग्मा से दिखाते हैं, जिसको हम समेशन बोलते हैं। ठीक है। मीन फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास डेटा में दिया हुआ ग्रुप डेटा में तो आप यहाँ से निकालेंगे सिग्मा FI और अपॉन में सिग्मा FI मतलब यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी है और एक्स यहाँ पर होता है क्लास मार्क। इन दोनों का प्रोडक्ट आप निकाल लेते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू सॉल्व करके पुट कर देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम निकालते हैं मीन का दूसरा मेथड जो है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पर देखिए जो एक्स बार है, बार बार आप देख रहे हैं, इसको मीन से दिखाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, कैपिटल ए जो है वो एज्यूम्ड मीन है प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। जो DI की वैल्यू होती है वो होती है XI माइनस A। ठीक है। अच्छा मीन, अब स्टेप डिविजन का देखते हैं। तीनों मीन है, सारे मीन के फॉर्मूलाज हैं, लेकिन मेथड अलग अलग हैं। किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से या फिर डायरेक्ट मेथड से। ये ऊपर वाला जो आपने देखा था ये डायरेक्ट मेथड था। ठीक है। अब देखिए स्टेप डिविजन में क्या बताया गया है, A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में
एफ आई, सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर यू आई क्या होता है, देखिए एक्स आई माइनस ए और अपॉन में एच। एच क्या होती है, एच हमारे क्लास इंटरवल जो होते हैं ना उनकी बीच के डिफरेंस होता है, यानी उसकी डेप्थ होती है, विड्थ होती है, उसको बोलते हैं एच। ठीक है, अगला है क्लास मार्क। क्लास मार्क का आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, क्लास मार्क क्या होता है, तो अपर लिमिट और प्लस, ये प्लस होता है यहाँ पे, दोनों लिमिट को ऐड कर लेते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2, तो इससे निकलता है आपका क्लास मार्क। और क्लास साइज जो होता है कैसे निकलता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो निकल आता है क्लास साइज। ठीक है, और रेंज क्या होती है, रेंज हमेशा निकालने के लिए आपके पास जो भी डेटा दिया रहता है उसमें सबसे बड़ा नंबर देख लेंगे और सबसे छोटा नंबर देख लेंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे तो उसे बोलते हैं रेंज। तो इस तरीके से मीन के आपने सारे फॉर्मूलाज देख लिए हैं। अब देखते हैं मोड का फॉर्मूला। मोड में क्या दिखिए, मोड को हम स्मॉल में दिखाते हैं, शॉर्ट में एम ओ से ऐसे, और इसका फॉर्मूला जो होता है मोड इक्वल टू होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू में h। अब यहाँ पर L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट, F1 एफ नॉट F2 क्या है, इससे फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी, और H क्या है आपकी, H है हाइट, क्लास इंटरवल की विड्थ। तो इस तरीके से आपने देख लिया यहाँ पे मोड का फॉर्मूला। एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी बच्चों को आना चाहिए। मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ये वाला फॉर्मूला, हर साल एग्जाम में आता है किसी न किसी सेट में, तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा। आप समझते हैं, चलिए मीडियन के फॉर्मूलाज। देखिए मीडियन के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, चलिए इनको समझते हैं। अगर हमारा डेटा अनग्रुप्ड है तो हमारे पास जाहिर सी बात है जो वैल्यूज़ होंगी, जो हमारा रॉ डेटा होगा वो कैसा होगा, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। अगर ऑड होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2th टर्म, और अगर हमारा जो डेटा है वो इवन होता है तो इवन के लिए क्या होता है, इवन के लिए होता है फॉर्मूला मीडियन का n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और अपॉन में 2। ऐसा करने से हमारे पास मीडियन निकल आता है। ये आपका अनग्रुप डेटा के लिए है जब रॉ डेटा दिया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ग्रुप डेटा आता है तो उसके लिए हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला, और यहाँ पर ये प्लस नहीं होगा, देखिए गलती से यहाँ पर लिख गया, ये माइनस होता है बच्चे यहाँ पर। ठीक है, n/2 माइनस सी एफ होता है ये, ठीक है, ये माइनस है, माइनस सी एफ अपॉन में f और इंटू में h। तो ये हो गया अपना मीडियन का फॉर्मूला। यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए l क्या है, आपका लोअर लिमिट है, n क्या होता है आपका, जो आपकी फ्रीक्वेंसीज आती है ना, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करने के बाद n/2 करते हैं। ठीक है, और माइनस सी एफ और अपॉन में f, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और h होता है आपका विड्थ। इस तरीके से आपने मीन मीडियन के फॉर्मूलाज भी देख लिए हैं। अब चलिए समझते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज। चैप्टर 14 लास्ट चैप्टर अपना प्रोबेबिलिटी, चलिए इसके फॉर्मूला समझते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स मतलब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, इवेंट क्या होता है, और उसके बाद आपको पता चलेगा प्रोबेबिलिटी क्या होती है। बस जितना मैंने आपके लिए बता रखा है बस इतना ही आपको जानना है। इतने फॉर्मूलाज के बेस पे आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, बस डिवाइड करिए जस्ट और उसके बाद आंसर मिल जाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं इसके। उसके बाद ये 3 कंडीशन है जो कि आपको आनी चाहिए, हर एक बच्चे को ये रूल्स पता होने चाहिए, डायरेक्टली के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज कितना होता है, आपको ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4, तो आपको पता होना चाहिए जो श्योर इवेंट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। प्रोबेबिलिटी होती है आपके, अगर इवेंट नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमेशा निगेटिव आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये जो ये वाले ना, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। ये पॉइंट आपके MCQ में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 14th चैप्टर के जो अपने फॉर्मूलाज हैं उनको डिस्कस कर लिया है। देखिए आपको ये सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए बच्चों, अगर ये फॉर्मूलाज आपको आते हैं तो सिर्फ फॉर्मूला आने के 4-5 नंबर मिल जाएंगे, और अदरवाइज आपको फॉर्मूलाज से बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आप हर एक क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और जब भी बच्चे आप तैयारी कर रहे होंगे ना, तो देखिए अब करना है कि आपको सारे फॉर्मूलाज आपने लर्न कर लिए अच्छे से। अब सिर्फ आपको NCERT पकड़नी है, और NCERT से मात्र कितने 8 से 10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लगा लेने हैं, और प्लस PYQ लगा लेना है। PYQ का मतलब ये नहीं कि आप 15 साल का लगाते रह गए, मतलब कि आपको NCERT की एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन ही होते हैं, मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको NCERT की एक्सरसाइज और प्लस 2020 से इधर का लगाना है, 2024 तक का जो पेपर हुआ था उन्हीं के बीच में बस आपको सॉल्व कर लेना है। समझ लीजिए आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अदरवाइज आप पढ़ते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो बस इतना आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चंस के साथ। आपको मैं टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा चैप्टर वाइज सभी के, तो आप फटाफट इसको रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। बाय बाय बच्चों।